हेलो दोस्तों, आरंभ स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 6 के जो हिस्ट्री पॉइंट चैप्टर के हैं उनका तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। आरंभिक नगर के बारे में आपको इसमें देखने को मिलेगा, जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया। वो लोग कैसे, उसका वो जो नगर था वो कैसे विकास हुआ, उसका विकास का होने का कारण क्या था, कहाँ है, ये सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं फिर से हम इतिहास क्लास 6 का तीसरा अध्याय आरंभिक नगर। तो है एक पॉइंट से शुरू हो रहा है यहाँ पे, पुराने भवन का संरक्षण। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे, जो नाम के रूप में आपको दिख रहा है। क्या क्या है? जसपाल और हरप्रीत। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते। उस खंडहर के घर की तारीफ कर रहे हैं जिसको लोग क्या कर रहे हैं? भूतहा घर। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखा? क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का क्या लगाव क्यों हो रहा है, इतना लगाव क्यों हो रहा है। ये दोनों सोचने लगे। अब चलिए कहानी यहाँ से शुरू होती है। क्या है? तो हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको हर बार जो आप देखते होंगे क्वेश्चन को, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको मिल जाता होगा कि हड़प्पा कहाँ पर है, हड़प्पा की खासियतें क्या हैं, हड़प्पा काल की विशेषताएं क्या हैं। ये सब आपको देखने को मिल जाते होंगे क्वेश्चन में। तो क्या है अभी? हड़प्पा हड़प्पा जो है, हड़प्पा के बारे में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। कहाँ कब मिला? 150 साल पहले। जब ये कहाँ पर? पंजाब में जो मिला मिला है ये 150 साल पहले ये पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? हड़प्पा जो है पूछता है हड़प्पा कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में। कहाँ पर है ये हड़प्पा? आधुनिक अभी जो पाकिस्तान है उसमें, वहाँ पर हड़प्पा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक। जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। कौन? इंजीनियर ने सोचा न कि यह ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई। ये आपको, ये जो है इंजीनियर सोचा है, जो ये इसके जो ईंट हैं उसके लिए, रेल लाइन के लिए महत्वपूर्ण होंगे, और इसी को सोचकर वो ईंट के खंडहरों को उखाड़ कर ले गए। यहाँ पे हड़प्पा के खंडरों में जो भी ईंटें थे, उनको बहुत से ईंटें उखाड़ कर ले गई और इसकी इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके बाद जो है 80 साल, लगभग 80 साल, लगभग में बोल रहा है, इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये जो हड़प्पा जो है, सबसे पुराने शहरों में से उपमहाद्वीप, जो उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से कौन है? हड़प्पा एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतों और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें, जो भी ये यहाँ पे जो चीज़ें मिली उसको क्या बोला गया? हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। आगे है, जो इस शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कब हुआ था? 4700। ये सब एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है उसमें आपको देखने को लगभग मिल जाता है। दूसरा है, जो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं।
क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? देखिए, वो जो सुरक्षित नहीं था, यह सुरक्षित था। हड़प्पा जो था सुरक्षित था तब तो हम देख पाए और खोजे तो हमें पता लगा कि ये उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर के रूप में बसे हुए हैं, तो सुरक्षित भी रखना चाहिए। आगे है कि इन नगरों की विशेषताएँ क्या थी? अब देखिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम ये देख लेते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आधुनिक नगर जो है, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। कहाँ-कहाँ मिले हैं? पाकिस्तान में पन पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांतों, भारत में देखिए 2 जगह है, पाकिस्तान के पंजाब में और सिंध प्रांतों में और भारत के कहाँ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। एक है पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, एक है भारत का भी पंजाब प्रांत। यहाँ पर भी हड़प्पा ये जो नगर मिले हैं, हड़प्पा के नगर। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं। जैसे यहाँ पर जो बहुत कुछ ऐसे चीज़ मिले हैं जो कि बहुत ही अनोखी हैं। जैसे कौन-कौन से ऐसी चीज़ हैं? तो वो हैं मिट्टी के लाल बर्तन, जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के वाट, मोहरे, मन के, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड मिले हैं। कहाँ पे? इन जगहों पे। आधुनिक जो हड़प्पा-कालीन जगह थे, जैसे पाकिस्तान में हो गया, आधुनिक पाकिस्तान में पंजाब हो गया, सिंध हो गया और भारत में जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में ये सब चीज़ मिले हैं, जो अति महत्वपूर्ण है और एक अनोखी चीज़, अनोखी वस्तुएँ हैं। इन नगरों की विशेषताएँ क्या थी? अब देख लेते हैं इन नगरों की विशेषताएँ। इन नगरों में से कई 2 या इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। जो है इन नगरों को 2 या कई हिस्सों में विभाजित किया गया था। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊँचाई पर बना था। कहाँ था? पश्चिमी भाग जो था छोटा था लेकिन ऊँचाई पर ये बना हुआ था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था। पूर्वी हिस्सा उसका बड़ा था लेकिन यह निचले इलाकों में था। लेकिन ये निचले इलाकों में था। ऊँचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। जो ऊँचाई में था उसको क्या बोला? यहाँ पर पूछ देता है पुरातत्वविदों ने ऊँचे भाग को क्या बोला? तो नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा और निचले हिस्से को निचला हिस्सा कहा। दोनों हिस्सों की चारदीवारियाँ पकी हुई ईंटें की बनाई जाती थी। क्या थी? दोनों जो चारदीवारी उनके थे, उनके पकी हुई ईंटें से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हज़ारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। आगे है कि दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत हों। देखिए ये एक चित्र देखिएगा आप, तो इसमें जो आप पहले भी देखे थे जो ये सिंधु है, ये मोहनजोदड़ो है, ये सोतकाको है और ये देखिए जो झेलम, चिनाव, रावी, हड़प्पा, ये राखी गढ़ी है, ये कालीबंगा है, ये गंभीरी वाला है, ये चन्हू है, ये धौरीवीरा है और सुरकोतदा है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हड़प्पा कालीन कुछ नगर जो बसाए गए थे, उन सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ये आरंभिक उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर हैं। ये जैसे लोथल हो गया, लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। लोथल के बारे में आपको पूछा जाता है। आगे है, आगे लिखा हुआ है जो कुछ नगर के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनी गई बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। देखिए मोहनजोदड़ो में जो था वो खास ये कहाँ पर बोलता है तालाब कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है, बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। ये मोहनजोदड़ो क्या था? महान स्नानागार। कहाँ था? मोहनजोदड़ो में और यह एक तालाब था। इस तालाब को बनाने में ईंट, प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ये सब जो पॉइंट लिखा हुआ है मोहनजोदड़ो के तालाब के बारे में, ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको यूपीएससी में आप देखिएगा कि ऑप्शन के रूप में आपसे 1 और 2 और 3 के रूप में दिया जाता है। कूट के रूप में आपको दिया जाता है और उसको कहता है कि सही का
खोज करें। तो सही खोजिएगा तो अब ये सब जानिएगा और ध्यान रखिएगा ताकि ये सही आप आंसर निकाल सकें। तो चलिए ये हम पढ़ लिए क्या क्या हो रहा था। चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद वहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा देखिए, अब कालीबंगा और लोथर जो है उसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम देखेंगे। कालीबंगा और लोथर जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। कहाँ कहाँ अग्निकुंड मिला है? तो ये एक क्वेश्चन है, आपको याद रखिएगा। ये कालीबंगा और लोथर नगरों में अग्निकुंड मिले। पूछता है अग्निकुंडों का कहाँ पर खोज किया गया है, तो कहाँ मिला है ये? वो कालीबंगा और लोथल में, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। यहाँ पर यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। आगे है, ये देखिए, ये है स्नानागार। ये जो है स्नानागार है। ये जो आपको मिल रहा है ये सीढ़ी है। ये जो है सीढ़ी है, ये उतरने के लिए सीढ़ी था। ये बीच में स्नानागार था। तो आगे चलिए, भवन और नाले और सड़कें। यहाँ के जो नगर थे उनके कैसे भवन थे, कैसे नाले थे, कैसे सड़कें थे, इनके बारे में हम अब देखेंगे। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। देखिए ईंटों की जो चिनाई हो रही है कैसे हड़प्पा में हो रही थी, एक कारीगर जो कर रहा है। आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि इन नगरों के आमतौर पर इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते थे। जो यहाँ पे के जो नगर थे, यहाँ पर जो मंजिल होती थी एक या दो मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते। घर के जो आंगन थे उनके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। ऐसे जो चारों ओर बीच में आंगन होता था। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानाघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। अलग से कुछ घरों में स्नानागार होता था घर, और कुछ में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। कई नगरों में क्या थे? ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन, मतलब सीधी जो लाइन होती थी, सीधी लाइन में बनाया जाता था। घर हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। जो पानी जो हर घर में क्या होता था, नाली के कुछ ढलान होते थे ताकि वो पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया। जो घर की नाली थी, आजकल जो हम देखते हैं जो घर शहर में जो लोग रहते हैं, उसकी नाली और मेन जो नाली निकल रही है उससे जोड़ दिया जाता है। क्या होता है? जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढक्कन होने के कारण इनमें जगह-जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। आजकल जो देख रहे हैं, जो हर घर जो नल है, नाला-नाली का जो काम चल रहा है, उस सब को देखिएगा तो आपको मिल जाते हैं कि शहर में जो नाली बन रहा है उसके ऊपर ढक्कन दिया जाता है और बीच में एक होल बना दिया जाता है ताकि कचरे जो फँसेंगे तो यहाँ से इसको निकाला जा सके। ठीक है? समझ गए? ये पहले के नगर में हुआ करते थे, आज भी हम ये देख रहे हैं। नालों के नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह-जगह के पर में मेन होल, जो वही बताए मेन होल, जो अभी आपको हम बता दिए, जिनके ज़रिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। घर और सड़क जो नाला जो था सब एक साथ किया जाता था ताकि नाले का दिक्कत ना हो, पानी का दिक्कत ना हो, ये सब का उपयोग जो है अच्छे से तरीके से किया जा सके, इसलिए एक ही साथ सबको योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। आगे है, जो यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर बताओ। यहाँ जो घर हैं और पिछले अध्याय में जो हम घर पढ़े थे, जो कि कहीं भी लोग रह जाते थे, और अभी जो हैं उसके बारे में है। जो दिखाया गया है कि मोहनजोदड़ो या नगर में जहाँ भी आपको हड़प्पा में जो भी नगर हैं, उनमें दिखाया गया है जो एक योजनाबद्ध तरीके से घर बनाकर लोग रह रहे हैं। अपने हिसाब से एक एक सुव्यवस्थित ढंग से, कहिए सुव्यवस्थित ढंग से रह रहे हैं। वहाँ पर क्या था? वहाँ पर कोई रहने की ठिकाना नहीं थी, जहाँ पर
लोगों को सुविधाएँ मिलती थी रहने के लिए, एक भोजन की तलाश में, एक जो है अपने किसान जो के रूप में पशुपालक के रूप में उभरे थे, पशुपालन के लिए वो रुक रहे थे, कहीं पे जा रहे थे और यहाँ पर जो है एक व्यवस्थित ढंग से रह रहे हैं। अब देखिए आगे क्या है? आगे है नगरीय जीवन। अब नगरीय जीवन की ओर हम जब हम देखते हैं, तो आपको हड़प्पा के जो कुछ चीज़ जो अभी आपको दिखाए जाएँगे यहाँ पर, जैसे चित्र ये देख लीजिए आप, ये सब एक नगरीय जीवन था। वहाँ के जीवन कैसे थे? वहाँ के लोग कैसे रहा करते थे? उस सब के बारे में हम अब देखेंगे। न नगरीय जीवन में है जे हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे, जिसको इंजीनियर के रूप में आप जानते हैं, वो योजना बनाते हैं कैसी इमारत हमारी होगी। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। क्या थे? यहाँ के शासक थे। जो भी ये योजना बना रहे थे, इंजीनियर भी रखते होंगे और यहाँ के जो भी शासक थे, ये एक ख़ास योजना बनाते होंगे कि मेरा इमारत कैसा हो। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर-दूर से धातु मतलब कह रहा है कि यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर-दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मँगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने-चांदी से से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। ये सब जो है बड़े-बड़े लोग जो होते थे वहाँ उस समय शासक जो थे, ये कह रहा है कि सोना, चांदी, आभूषण ये सब चीज़ अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। इन लगनों नगरों में क्या था? लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, पर शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे, जो बच नहीं पाई थी है। जो क्लर्क जो होता है वो सब उसको लिपिक बोलते हैं। वो जो आप कुछ भी बनाते हैं तो उसका लेखा-जोखा वो करता है। तो इस प्रकार से आगे है जो इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री-पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह-तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ भी उपयोगी वस्तुएँ लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों के किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। देखिए, ये सब जो पॉइंट हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, एक-एक आपको मेंस के राइटिंग में लिखने को मिल जाएगा तो ये अगर लिखते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ये एनसीईआरटी की खासियत आप समझिए, जो एक सरल रूप से आपको समझाया गया है और सरल रूप से ही आपसे पूछा भी जाता है। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाइए। एक नगर में जो लोग रह रहे हैं उनकी सूची बनाने बोल रहा है। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गाँव में रहते थे? देखिए ऊपर में लिखा हुआ है सबसे ऊपर में जो कह रहा है सबसे ऊपर में देखने के लिए आप देखिए ऊपर में सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला है और ऊपर एक कुआँ है, बाईं ओर हड़प्पा की एक मोहर है। ये जो मोहर है हड़प्पा की ये कुआँ है, आपको नाला हम दिखा दिए थे। ये जो है ये क्या है? नाला है। ये नाला है और है जो इस मोहर के ऊपर के चित्र एक ख़ास लिपि ये जो लिपि लिखा गया है ये ख़ास लिपि है। ये ख़ास लिपि है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। ये जो उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन जो है उसके प्राचीनतम उदाहरण है, पहले के उदाहरण हैं। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। लेकिन इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ अभी तक पता नहीं चल पाया है। दाईं ओर नीचे पकी मिट्टी के खिलौने ये सब जो दिख रहे हैं आपको हाथी के आप कुछ कुत्ता के ये सब क्या है मिट्टी के कुछ खिलौने हैं। ये गेंडा है ये सब जो है कुछ मिट्टी के खिलौने हैं। आगे हम चलते हैं। आगे है नगर और नए शिल्प। नगर और नए शिल्प। आओ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो नगरों जो जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। जो हड़प्पा के नगरों से जो भी चीज़ प्राप्त हुए हैं उनके बारे में अब हम देखेंगे। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें
अधिकतर पत्थर शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुएं से बनाई गई थी। किससे बनाई गई थी? पत्थर से, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। किससे? सोने चांदी से क्या बनाए जाते? गहने और बर्तन। और तांबे और कांसे के औजार से हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके बाट और फलक है। मनके बाट और फलक हैं। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं, ऊपर जो लिखा हुआ है ये देखिएगा आप। पत्थर के बाट, देखो ये जो है पत्थर के बाट थे जो आप तौलते थे, इसी से हम तौला करते थे। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया, किससे? चट पत्थर से बनाया गया है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। देखिए कहा है ना, धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। आगे है कि मध्य प्रदेश में बाएं मनके, ये जो है मनके हैं, इनमें कई ये जो हैं इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए हैं, ये सब जो है। और है जो पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। देखिए माला बना हुआ है, ये छेद करके एक माला बनाया जा सके। आगे है, इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। बाएं तरफ देखिएगा, दाहिने और लिखा दिया हुआ है कि दाएं पत्थर के धारदार फलक, ये जो हैं ये धारदार फलक हैं, पत्थर के बने हुए हैं। और नीचे आपको दिख रहा है कि एक दाईं ओर जो लिखा हुआ है कढ़ाईदार वस्त्र जो है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की बनी मूर्ति। ये जो है पत्थर की बनी हुई मूर्ति जो है, ये पत्थर की बनी हुई मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ पर ये मिली है? मोहनजोदड़ो से। इसके ऊपर कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है, ये जो है वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। आगे है जो आगे इसमें अब देखिएगा नगर और शिल्प में, तो आगे लिखा हुआ है यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके और बाट और फलक है। ये हम पढ़ लिए थे। आगे लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसके मोहरे बनाते थे? तो पत्थर के। इन आयताकार मोहरों में सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कहाँ क्या बनाते थे लोग? वो काले रंग के डिजाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन। आगे हम देखेंगे तो अध्याय 2 के बारे में कह रहा है कि तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातुएं का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? ये सब पूछा है पिछले अध्याय की जो बात थी। संभवतः अब जो है आगे हम देखते हैं, तो ये पिछले अध्याय में नहीं था, बाट का उपयोग जो था उस समय नहीं किया जाता था। संभवतः देखते हैं, अब लिखा हुआ है संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती। कहाँ पर? 7000 साल पहले कहाँ पर खेती होती थी? तो मेहरगढ़ में। ये मेहरगढ़ है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे के वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। अब याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? कपड़े के टुकड़े, चांदी अवशेष जो है टुकड़े और अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन, कुछ तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां शुद्ध कताई का संकेत देता है। ठीक, आगे हम चलते हैं। आगे है कि इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। इसमें जो है कुछ वस्तुओं का जो निर्माण है विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं। अब देखिए विशेषज्ञ किसे कहा जाता है वो आपको समझाया जा रहा है। जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए भी खास प्रशिक्षण लेता है उसे विशेषज्ञ कहता है। जैसे पत्थर तलाशना, मन के चमकाना, फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि।
चित्र में 28 में आप देखे हैं कि मूर्ति जो बना हुआ है एक व्यक्ति का, मूर्ति का चेहरा जो है कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। आगे है शिल्पकार क्या करता है, मूर्ति बनाता है। ये देखिए जो बना हुआ है, इसका चेहरा जो बनाया गया है और इसका जो दाढ़ी है, ये सब कुछ विशेषज्ञ जो हैं वही ये सब कर सकते हैं। आगे है, आगे हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुषों दोनों, जो कह रहा है महिला या पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। अब एक आगे देखिए लिखा हुआ है, एक आपको चित्र दिख रहा है, ये जो है ये आप देख रहे हैं, ये फेयंस है। ये जो फेयंस जो है ये पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद से मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद यह वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, जिसकी जो इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्रेंच से मन के चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये जो दिख रहे हैं। अब है आगे कच्चे माल की खोज में। अब है कच्चे मालों की खोज में। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं, कह रहा है कि कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं या तो कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। जो भी लकड़ी है या धातु है प्राकृतिक रूप से जो पाया जा रहा है उसको क्या बोल रहा है, कच्चा माल। इनमें से फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, से जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में कई लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कच्चा माल उसको बोल रहा है, जैसे हम कपड़ा पहन रहे हैं, जो भी कपड़े पहन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, कपास से बन रहे हैं। तो ये सब जो कपास एक कच्चा माल है और कच्चा माल को कताई बुनाई करके एक डिजाइनदार कपड़े के रूप में बनाया जाता है। तो क्या है, ये कच्चा माल है। तो कच्चे माल को हम एक किसके रूप में काम कर रहे हैं, ये कच्चा माल जो प्राकृतिक रूप से मिलता है, ये किसान के पास मिलता है या प्राकृतिक रूप से मिलता है। तो हम समझ गए कि कच्चा माल किसको कहते हैं। तो आगे हम चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि हड़प्पा के लोग, हाँ इसमें कुछ था जो कि ये कच्चा माल जो था कुछ किसान से मिल जाता था जो प्राकृतिक रूप से मिलता था, और जो कुछ बहुमूल्य जो चीज़ें थे जो यहाँ पर नहीं मिल पाते थे, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, ये लोग जो जो भी चीज़ जो थे वो सब क्या थे, ये बहुमूल्य पत्थर जैसे थे, ये सब दूर दूर से आयात मंगाया जाता था। आगे है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा के जो लोग थे तांबे का जो आयात कहाँ से करते थे, तांबे का आयात कहाँ से करते थे, तो ये राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। और कहाँ से, पश्चिमी एशियाई ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। किया जाता कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे का जो उपयोग किया जाता था, तांबे के साथ जो टीन का मिलाया जाता था, उसका आयात टीन का आधुनिक टीन का कहाँ से आयात किया जाता था, तो ईरान और अफगानिस्तान से। टीन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से, और तांबे का आयात कहाँ से, राजस्थान से। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था।
सोने का कहाँ से? कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर का कहाँ से? गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से। ये सब इम्पोर्टेंट था और ये इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका एक मान के चलिए कि 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आपका वस्तुनिष्ठ में बनता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्र के बारे में हम पहले देख लेते हैं। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था? अब वो कह रहा है कैसे एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाया जाता है। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मोहर है। ये जो है एक खिलौना है और दूसरी ओर एक मोहर है। आगे है, ये देख रहे हैं खिलौना है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई थी? उसमें जो थे पहिए की जानकारी नहीं थी, उसमें जो है लोग खुद कुछ सामान ले जाते थे या तो जानवर के पीठ पर वो सामान रख दिया जाता था और जानवर ढोते थे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ और अलग होगा। अब है आगे, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। तो नगर में जो लोग रहते थे उनके लिए क्या भोजन था? आगे हम पढ़ते हैं। लोग जो है लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। आज भी देखते हैं नगर के अलावा लोग गांव, सबसे ज़्यादा लोग गांव में ही रह रहे हैं। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। गांव जो लोग रह रहे थे वो अनाज और जानवर को पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। किसान ही जो थे शहर में जो रह रहे हैं शासक, लेखक, उनको खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। कौन-कौन सी चीज़? गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों, ये सब हड़प्पा के कालीन के लोग उगाते थे। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। उस समय जो था ज़मीन की जुताई के लिए एक हल का प्रयोग जो हो रहा था वो एक नई बात थी। को हड़प्पा काल के हल तो जो हल थे वो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वह प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे। हड़प्पा काल के जो हल बनाए जाते थे वो किसके थे? लकड़ी के थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं, लेकिन हल के जो आकार के खिलौने थे वो मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी। वहाँ पर क्या थे? बारिश बहुत कम होती थी। इसीलिए जो सिंचाई इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों के कुछ तरीके, यहाँ पर जो है सिंचाई के लिए कुछ लोग तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। ये देखिए एक खिलौना है, हल के रूप में आपको दिखाया जा रहा है। आगे है, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर-दूर तक ले जाया जाता था। जो गर्मी दिनों में नहीं मिलते थे उसके लिए वो दूर-दूर तक ले जाया करते थे। वे बेर जैसे फलों की इकट्ठा करते थे, वो बेर जो फल जो होते थे बेर के उसको इकट्ठा करते थे। मछलियाँ पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। आगे है, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। देखिए अब गुजरात में जो हड़प्पा कालीन नगर है उनका सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, वहाँ पर क्या-क्या मिले हैं। कच्छ के इलाकों में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। कहाँ पर है ये? कच्छ के इलाकों में पूछता है कि धौलावीरा कहाँ पर है? तो ये कहाँ है? कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था। क्या था? वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में, जहाँ हड़प्पा कालीन जो था वो 2 भागों में बँटा हुआ था। यहाँ पर कितने भाग? यहाँ पर 3 भागों में बँटा हुआ है। ठीक? भागों में बाँटा गया था। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊँची-ऊँची दीवारें बनाई गई थी। यहाँ जो था वहाँ पर चारों ओर ऊँची-ऊँची दीवारें बनाई गई थी। उसके अंदर जाने के लिए बड़े-बड़े प्रवेश द्वार थे। इसके अंदर जो जाने के लिए बड़े-बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था और यहाँ पर एक खुला मैदान भी था। जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते थे। जहाँ पर क्या थे? एक खुला मैदान था, वहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम किए जाते थे। यहाँ
मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े-बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा गया गया है। यहाँ पर जो कुछ-कुछ लिपि मिले हैं वहाँ पत्थर में खुदा गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जला गया था। किसमें? तो लकड़ी में जला गया था। यह एक अनोखा अवशेष है। ये क्या है? एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ये कच्छ के इलाकों में धोलावीरा नगर कहाँ मिलता है? धोलावीरा जो है कच्छ के इलाकों में है, कहाँ है? गुजरात में है। ये सब आपसे पूछता है। आगे है जो गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उप नदी के किनारे बसा लोथर नगर ऐसे स्थान पर बसा है। देखिए, गुजरात में लोथल है, गुजरात में धोलावीरा है, तो ये कहाँ पर है? साबरमती के एक उपनदी के किनारे बसा हुआ कौन है? लोथल नगर है। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। क्वेश्चन पूछा गया है। ये पीसीएस हो या कोई भी एग्जाम हो, आपको ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो भी हैं लोथल के बारे में पूछता है आपको। जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगिरी भी थी। यहाँ पर धवलावीरा में क्या था? यहाँ लोथल में क्या था? एक भंडारगिरी भी थी। इस भंडारगिरी से कई मोहरें, मुद्रांकन, मुहरबंदी, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप, किसको बोलते हैं? मुहरबंदी को। गीली मिट्टी पर दबाने से बनी छाप को मुहरबंदी कहते हैं, वो मिले हैं। देखिए लोथल है, लोथल का बंदरगाह, ये जो हड़प्पा कालीन समय में लोथल का बंदरगाह है, ये कहाँ है? गुजरात में है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको क्वेश्चन में पूछते हैं, बार-बार हम आपसे बोल रहे हैं। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। ये जो तालाब है, ये लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती थी। यहाँ पर जो है समुद्र के आने वाले जो नाव थी, वो रुका करती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा। कहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता होगा? कहाँ पर? बंदरगाह है तो लोथल में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। इसका काम क्या होता था? तो इसका काम जो है नावें आती थी, वहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता था। ये सब आपको हमने बता दिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लोथल है, ये बंदरगाह है। बंदरगाह कहाँ पे? तो लोथल में। यहाँ पर एक इमारत मिली है, जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके यहाँ मिले हैं। अब है आगे मुद्रा। मुद्रा के बारे में हम देखते हैं। मुद्रा या मुहर, ये मुहर या मुद्रांकन या मुहरबंदी, उसके बारे में हम जानते हैं। मुहरों का प्रयोग सामान्य से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता रहा होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। आज भी देखते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रहा है, तो आप डाक टिकट में देखते हैं, डाक में आपको दिखता है कि एक मुहर मारा जाता है। कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, इस सब के पहचान के लिए। थैलों थैले को बंद करने के बाद उसके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उस पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। मुहर जो लग गया उसके छाप को क्या कहते हैं? मुहर। ये देखिए क्या है? मुहरबंदी है। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी, तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ। अगर ये छाप टूटी नहीं है, तो ये साबित हो जाता था कि सामान नहीं कुछ हुआ है, छेड़छाड़ उसके साथ नहीं हुआ है। आज देखिए, आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहर का उपयोग किस लिए किया जाता है, आपको हम बता दिए हैं। सभ्यता के अंत का रहस्य। देखिए, अब इस सभ्यता के जो अंत हैं, उनके रहस्य के बारे में हम जानते हैं, कैसे इसका अंत होता है। अब जो है सभ्यता के अंत का जो है, यहाँ पर देखिए कि लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को, कब? तो 3900। अचानक लोगों ने इस नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाँटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर-दूर से कच्चे माल आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी-झोपड़ी बनाए जाने लगे। ये सब जो इसका अंत का कुछ पॉइंट हैं।
क्या क्या हुए थे। यहाँ सब ये सब क्यों हुआ, यह पता नहीं। ये सब क्यों हुआ इसका कोई पता नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े-बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण जो था वो समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान में देखिए, आधुनिक पाकिस्तान का जो सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में अध्याय 5 या 8 में पढ़ेंगे। अब है अनियंत्रण जो अन, अन यंत्र जो है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अन्यत्र इसके बारे में हम देखते हैं तो कहाँ के बारे में लिखा हुआ है उसको हम देख लेते हैं। ये मिस्र है। ये क्या है? मिस्र है। मिस्र है और मिस्र जो है कहता है मिस्र को ढूंढने के लिए अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान। मिस्र का जो भाग है वो नील नदी को आप छोड़ दें तो अधिकांश भाग क्या है? वो क्या है? रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर-दूर भेजी इन्होंने बड़े-बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से ये जो बड़े-बड़े मकबरे बनाए थे उसको पिरामिड कहते थे। कहा जाना नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। ये जो आप देख रहे हैं ये पिरामिड हैं, रखा जाता था। इन सबों को मम्मी इस ये जो सब जो यहाँ पर दफनाए गए थे इनको क्या कहा गया? मम्मी कहा जाता है। इनके शवों के साथ और उनके अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। पहले भी देखते थे जो बकरी को दफनाया गया था। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी-कभी सबके साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन और दौलत खर्च किया जाता था। यहाँ पर जो शव को दफनाने के लिए ज़्यादा दौलत और धन खर्च किए जाते थे। ये आपको जो है ख़त्म हो गए ये चैप्टर। आगे हम कुछ देख लेते हैं। उपयोगी शब्द हैं। उपयोगी शब्द को हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है नगर दुर्ग है, शासक है, लिपिक है, मोहर है, शिल्पकार है, विशेषक, कच्चा माल, हल और सिंचाई। ये सब के बारे में लिखा गया है। अब देखिए सुमेल करने के लिए आपको हम बोले थे जो पहले ही क्वेश्चन आपको पूछ लिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियों में मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ से में कपास की खेती कब? 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ कब हुआ? 4300 साल पहले। हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत कब हुई? 3900 साल पहले। और अन्ननगर का विकास कब हुआ? तो 2500 साल पहले। इसमें देखिए कुछ हैं जो कि राजस्थान से आपको क्या मिलता था, तो यहाँ पर मिलान करिएगा तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है? तांबा कहाँ से मिलता था? तो तांबा राजस्थान से मिलता था। सोना कहाँ से? तो कर्नाटक से। टीन कहाँ से? तो अफ़गानिस्तान से। बहुमूल्य पत्थर भी यहाँ से मिलते थे। बहुमूल्य टीन और अफ़गानिस्तान से। तो ये हो गया। आगे हम चलते हैं तो आगे में आपको ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। कोशिश करेंगे कि हम धीरे-धीरे इसको ख़त्म करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी आपके बेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहीं से सारे क्वेश्चन आपको बनते दिखाई देंगे। ये जो हड़प्पा कालीन जो भी हम अभी पढ़े हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था और हड़प्पा से 1 ना 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मिलते हैं अगले अध्याय में।
हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद।